हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये सीरीज़ एनसीईआरटी पर चल रहा है, जिसमें हम लोग 6 क्लास से शुरू करते हुए 12 क्लास तक के हर सब्जेक्ट के हर लेसन को देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कितना इसमें इम्पोर्टेंट जीके बन सकता है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग यदि चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का पहला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद की रचना हुई। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है उनको देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई उसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ऋग्वैदिक काल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथ किस काल में रची गई? उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल में इन सभी ग्रंथों की रचना हुई। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को किन किन 4 वर्गों में विभाजित किया था? इसका उत्तर है वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि हम या हमारा चैनल किसी भी प्रकार के जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं और सभी जाति का आदर करते हैं। बस जो लेसन में दिया गया है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके विषय में और दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग का अलग अलग कार्य निर्धारित था। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। क्षेत्रीय शासक वर्ग कार्य था इनका युद्ध व लोगों की रक्षा करना। वैश्य या वैश्य कृषक, पशुपालक और व्यापारी। वहीं शूद्र का कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों की क्या दशा थी? उत्तर है बहुत ही निम्न दशा थी। इस काल में महिलाओं को शूद्र के समान माना जाता था। इस काल में महिला तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर कब से होने लगा? इसका उत्तर है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के अंत तक सभी वर्णों का निर्धारण उनके जन्म के आधार पर होने लगा। वैदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसी व्यवस्था लागू हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। जहाँ राजनीति की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल था, वहीं सबसे बड़ा राजनीति की इकाई जनपद था। बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम, फिर बहुत सारे ग्राम विस, बहुत सारे विस मिलकर जन और बहुत सारे जन मिलकर जनपद बनता था। गृह या कुल का प्रमुख को गृहपति या कुलपति, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिणी, विस के प्रमुख को विसपति और जन के प्रमुख को गोपति या राजा कहा जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनपदों के लोग किन किन फसलों को लगाते थे? उत्तर है चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोगों द्वारा किस प्रकार के बर्तन का उपयोग होता था? उत्तर होगा चित्रित धूसर पात्र। ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पात्रों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में उपज का कितनवां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था? उत्तर है 1/6, मतलब छठवां हिस्सा, उपज का छठवां हिस्सा लिया जाता था। इस कर को भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। इन कारीगरों को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी नगर प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी था? उत्तर होगा वत्स महाजनपद की। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है महाजनपद युग में कृषि क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जो कि आगे लोहे के नहीं बनते थे। कृषि अब धान के पौधे का रोपण करके किया जाने लगा, जो कि आगे छिड़काव करके, जैसे कोई अनाज का छिड़काव करके किया जाता था। इन सभी कार्यों में बहुत अधिक परिश्रम लगता था, जो अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर किया करते थे। तो यदि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर है 16। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद थे मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? उत्तर होगा मगध। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह था। बाद में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को मगध की राजधानी बनाया गया। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है सिकंदर कहाँ का राजा था? इसका उत्तर होगा सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय अभियान में निकला। सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशियाई के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक आ पहुंचा था, परंतु जब वह मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसकी सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस लेसन में हम लोग क्वेश्चन सब में बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आगे ही बता दिए हैं कि जो इस लेसन का ये छठवां लेसन में जितना दिया गया है हूबहू हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद कहाँ के महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं? उत्तर है मगध के। आने वाले वीडियो में हम लोग और डीपली और क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हम लोग इसी तरह के आसान क्वेश्चन को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है राजा प्रसन्नजीत किस महाजनपद के शासक थे? उत्तर है कौशल महाजनपद का। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो कि है विजय महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है वैशाली, जो कि आधुनिक बिहार राज्य में था। वैशाली की शासन व्यवस्था गण या संघ कहा जाता था। सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है वज्जी महाजनपद की तरह अन्य किस महाजनपद में गण एवं संघ जैसी शासन व्यवस्था थी? उत्तर है मल महाजनपद में। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा पावापुरी थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस लेसन का अंतिम प्रश्न है। यह है लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे कहा गया है प्रजातंत्र या गणतंत्र। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त था जो दास नहीं थे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसी प्रकार हम लोग 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक के हर सब्जेक्ट के हर लेसन को लेके आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन जो कि है 7वां नंबर लेसन। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से भी हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।